तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 सॉल्यूशन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग टोटल इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। सवाल कहता है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन and carbon tetrachloride if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि एक सॉल्यूशन हमारे पास में है, इस सॉल्यूशन में 22 ग्राम जो है वो बेंजीन घुला हुआ है और 122 ग्राम जो है वो हमारा CCl4 घुला हुआ है। इन दोनों का ही मास परसेंट निकालना है। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों कि इसमें क्या करना है, आपको जो बात दिया हुआ है पहले वो मेंशन करना है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है मास ऑफ C6H6 आपको दिया हुआ है 22 ग्राम, मास ऑफ CCl4 दिया हुआ है आपको 122 ग्राम। देयरफॉर जो कुल सॉल्यूशन बनेगा वो कितने ग्राम का होगा? मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास 22 प्लस 122 इज इक्वल टू 144 ग्राम। एंड देयरफॉर मास परसेंट अगर निकालना हो हम लोग को, तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन, जिसका मास परसेंट निकालना होता है बच्चों उसका मास ऊपर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मास ऑफ बेंजीन बाय मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन। गुना कितना करना होता है? 100 करना होता है। तो मास ऑफ बेंजीन कितना है? 22 ग्राम है। मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन कितना है? 144 ग्राम है इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा ये 15% आएगा। कितना परसेंट आएगा? ये 15% के लगभग में आंसर आएगा। और जब यही हम लोग बात करेंगे मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो ये हो जाएगा मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो प्यारे बच्चों, आप इसको 122/144 गुना 100 कर सकते हो, या डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, अगर दो कंपोनेंट हमारे पास में है 100% में से 15% अगर ये है तो ये हो जाएगा 100 माइनस 15 बराबर 85% इसका आंसर आएगा। यानी कि इस सॉल्यूशन में मास परसेंट ऑफ बेंजीन है 15% और मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है? 85% है। इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, 122/144 गुना 100 करके आपको 85% ही आएगा। तो यहाँ पर 85% ये अप्रॉक्स में आता है, 15% भी अप्रॉक्स में है, ये 85% भी अप्रॉक्स में ही है, थोड़ा सा पॉइंट का फर्क है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था इस सवाल का। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा इन टेक्स्ट 2.2 के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें सवाल कहता है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, जिसमें कि 30% बेंजीन घुला हुआ है। तो जाहिर सी बात है 70% कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। तो 30% बेंजीन जो घुला हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो उस परसेंट बाय मास को हम लोग को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आइए सबसे पहले मोल फ्रैक्शन में हम लोग जानते हैं कि मोल्स की चर्चा होती है, तो हम लोग पहले मोल को निकाल लेते हैं, बेंजीन के भी मोल को, कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी मोल को निकाल लेते हैं। हमारे पास एक ही चीज गिवन है कि मास परसेंट बेंजीन का 30% है, जिसका अर्थ होता है कि अगर सॉल्यूशन को हम लोग 100 ग्राम मान लें तो 30 ग्राम हमारे पास क्या है? बेंजीन है। तो यहां पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में हम लोग अगर देखें यहां पर, तो 30% बाय मास बेंजीन, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, मींस 30 ग्राम ऑफ बेंजीन dissolves in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका अर्थ हुआ कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 30 ग्राम बेंजीन घुला हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमें मिल क्या गया? हमें मिल गया मास ऑफ बेंजीन मिल गया। मास ऑफ बेंजीन मिल गया कितना? 30 ग्राम। वही यहां पर मास ऑफ CCl4 भी हमें मिल जाएगा कितना? तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 30 ग्राम बेंजीन है, तो CCl4 कितना होगा? तो 100 माइनस 30 यानी कि 70 ग्राम हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड होंगे। ठीक है, अब हम बात करें मोलर मास की, तो मोलर मास
ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, तो बेंजीन सी से ऐसे होता है, कार्बन का मोलर मास 12, 12 गुना 6 हो जाएगा 72, हाइड्रोजन का मोलर मास 1, 1 गुना 6 हो जाएगा 6, ये हो गया 78 ग्राम पर मोल। वही यहाँ पर CCl4 के मोलर मास की बात करें, मोलर मास ऑफ CCl4, तो कार्बन का होता है 12 प्लस क्लोरीन हमारे पास होता है 35.5, गुना कर देंगे हम लोग कितना से, 4 से, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 5 चौके 20, यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20, 2 22, 4 तिया 12, 2 14, 142 प्लस 12 करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 154 ग्राम पर मोल। ये मिल गया किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास। अब यहाँ से दोनों का मोल निकाल सकते हैं हम लोग, तो अगर मोल निकाल लेंगे तो मोल ऑफ बेंजीन ये हो जाएगा वेट बाय मोलर वेट, मोल निकालेगा फॉर्मूला वेट बाय मोलर वेट होता है, तो वेट है यहाँ पर 30 और मोलर वेट है यहाँ पर 78 ग्राम। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो जो नंबर ऑफ मोल आएगा 0.385 मोल ये मिलेगा बेंजीन का। तो वही अगर हम मोल की बात करें, मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, तो ये हमारा हो जाएगा, वेट इसका है 70 ग्राम और मोलर वेट है इसका 154 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर ये रिजल्ट जो आएगा 0.454 मोल यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा। अब जाहिर सी बात है कि दोनों का मोल हमें मिल चुका है, तो अब मोल फ्रैक्शन आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल डिवाइड कर देंगे टोटल सॉल्यूशन के मोल से, जो कि बनेगा इन दोनों को जोड़ करके। ठीक है, तो आइए हम लोग फाइनल स्टेप करते हैं अपना। तो हमें निकालना है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यानी एक्स बेंजीन निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, माने कि बेंजीन का मोल प्लस CCl4 का मोल। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, मोल ऑफ बेंजीन हम निकाले हुए हैं 0.385, यहाँ पर ये हो जाएगा 0.385 प्लस 0.454, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.385 डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 5 4 9 हो जाएगा, 8 5 13 का 3, 4 3 7 1 8, ये हो जाएगा 0.385 बाय 0.839, तो ये हो जाएगा 385/839। और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये डिवाइड करके हमारे पास रिजल्ट देगा 0.459, ये हमारे पास रिजल्ट मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, हमारे पास बेंजीन का ही केवल मोल फ्रैक्शन पूछा था, तो यहाँ पर हम निकाल दिए। और आप जानते ही हैं कि भली भांति की पूरे सॉल्यूशन की बात करें तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं सभी के मोल फ्रैक्शंस का योग यानी सम जो होता है वो 1 होता है। इसलिए आसानी से हम लोग यहाँ पर XCCl4 भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बेंजीन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 0.459, तो यहाँ घटाएंगे 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 5 जाएगा 4 और 9 में से 4 जाएगा यहाँ पर 5, 0.541 आ जाएगा CCl4 का मोल फ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों, यही हमारा मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन था इंटेक्स 2.2 का। इंटेक्स 2.3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें सवाल कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, यानी कि दो हमारे पास तरीके के सॉल्यूशन दिए गए हैं, उनमें मोलैरिटी दोनों ही केस में निकालनी है। पहला केस क्या है कि 30 ग्राम लिया गया है कोबाल्ट नाइट्रेट का, ये हाइड्रेटेड कंपाउंड लिया गया है, ठीक है ना, CONO3 होल 2 इंटू 6H2O 30 ग्राम लिया गया है, जो कि 4.3 लीटर के सॉल्यूशन में घुला हुआ है। इसमें मोलैरिटी निकालना है और 30 मिलीलीटर जो 0.5 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन था उसको डाइल्यूट करके 500 मिलीलीटर कर दिया गया। मैंने टाइट्रेशन किया गया यहाँ पर, तो टाइट्रेशन दौरान जो सॉल्यूशन में परिवर्तन हुआ वॉल्यूम में, तो नई मोलैरिटी क्या होगी वो भी यहाँ पर सवाल में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले ए नंबर पर चलते हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमारे पास वॉल्यूम तो यहाँ पर लीटर में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास केवल मोल निकालना है जो कि वेट बाय मोलर वेट होता है। तो वेट में भी यहाँ पर वेट दिया हुआ है, मोलर वेट निकालना है केवल।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें मोलर वेट की बात करें, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करें, जो सॉल्यूट का मोलर वेट हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मोलर वेट m इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, कोबाल्ट का मोलर वेट होता है 58.93 प्लस यहाँ पर देखोगे तो इस ब्रैकेट में हमारे पास एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक नाइट्रोजन का हो गया 14 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 गुना 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल का हो जाता है 16 प्लस 2 18, 6 वाटर मॉलिक्यूल है तो 6 गुना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 58.93 प्लस 48, 10 58 4 62 हो जाएगा, 62 गुना 2 करेंगे तो वो मिल जाएगा 124। ठीक है, अब वहां पर प्लस कर देंगे, 18 गुना 6 करेंगे तो 108 मिलेगा, और जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा पॉइंट के बाद 93 रहेगा, ये हो जाएगा 8 4 12 8 20, 2 5 2 7 2 9, यहाँ पर 1 1 2 मिलेगा, 290.93 हम लोग को यहाँ पर मोलर मास मिला ग्राम पर मोल में। ठीक है, अब मोलर मास मिल गया तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो पहले तो मोल निकाल लेते हैं, मोल क्या होगा यहाँ पर वेट बाय मोलर वेट, वेट यहाँ पर 30 ग्राम दिया हुआ है, मोलर वेट 290.93 निकाल लिए हैं। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट उड़ेगा, पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में जाएगा 2 0, 3000 हो जाएगा, बटे यहाँ पर हो जाएगा 29,093। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिवाइड आप लोग कर सकते हो, ये रिजल्ट मिलेगा 0.103 मिलेगा, ये मोल हम लोग को प्राप्त होगा। अब आराम से मोलैरिटी निकाल सकते हैं, देयरफॉर मोलैरिटी इज इक्वल टू n बटे भी, n हमारे पास 0.103 निकल चुका है, भी हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 4.3 लीटर। ठीक है, और जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो ये रिजल्ट मिल जाएगा 0.024 मोल पर लीटर, या कैपिटल M से हम लोग दिखा सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन को। तो यही हमारे पास मोलैरिटी का पहला का यानी A नंबर का सॉल्यूशन हम लोग को मिला। आई होप समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो। अब चलते हैं हम लोग B नंबर पर। B नंबर में जो सॉल्यूशन है वो टाइट्रेशन के फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो पहले इस सवाल में ही थोड़ा सा वक्त जाया करते हुए हम लोग जो है ना टाइट्रेशन को समझ लेते हैं, 1 मिनट मुश्किल से लगेगा। अगर टाइट्रेशन की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जिसमें कि N1 सॉल्यूट है मोल में, V1 वॉल्यूम है और N1 बटा V1 यानी M1 मोलैरिटी है। इसमें कुछ हम सॉल्वेंट मिला दिए, तो सॉल्वेंट मिलाने से मान लीजिए अब सेकेंड केस जो बनेगा सॉल्यूशन का वो बन गया N2 V2 M2। ठीक है, जाहिर सी बात है सॉल्वेंट मिलाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम बदलने से मोलैरिटी भी परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन ये बताइए सॉल्वेंट मिलाने से क्या सॉल्यूट के मोल पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। यानी कि हम जान रहे हैं यहाँ पर कि मोलैरिटी बराबर होता है N बाय V। यहाँ से हम लोग जान जाएंगे N बराबर हो जाएगा M इंटू V, और यहाँ से हम जान रहे हैं कि सॉल्वेंट मिलाकर के वॉल्यूम परिवर्तित केवल करने से सॉल्यूट के मोल पर असर नहीं पड़ता है। यानी कि हम दोनों केस में मिला के देखेंगे तो N1 इज इक्वल टू क्या होता है N2 होता है। अब देखो यहाँ पर N बराबर M इंटू V होता है, तो N1 क्या हो जाएगा M1 इंटू V1 हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा M2 इंटू V2 हो जाएगा। यही टाइट्रेशन का फॉर्मूला है, इसी को यूज करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर मान लीजिए इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब सवाल की ओर चलते हैं, तो सवाल में लिखा हुआ था 30 ml हमारे पास, यानी कि हमारे पास 30 ml का 0.5 मोल पर लीटर का एक H2SO4 सॉल्यूशन था शुरुआत में। यानी कि हमारे पास केस 1 में वॉल्यूम था 30 ml, इसको V1 मान लेते हैं। मोलैरिटी यानी M1 था हमारे पास 0.5 m। केस 2 की बात करेंगे तो केस 2 में हमारे पास वॉल्यूम हो चुका है V2 30 ml से बढ़ा करके कर दिया गया है 500 ml, और M2 यानी अब कितनी मोलैरिटी होगी वो मांग रहा है। तो इक्वेशन 1 से चलेंगे तो हम लोग देखेंगे M1 V1 बराबर M2 V2, और हमें M2 प्राप्त करना है तो M2 बराबर क्या हो जाएगा M1 इंटू V1 बटे V2। अब M1 कितना है तो M1 दिया हुआ है 0.5, V1 कितना दिया हुआ है तो 30,
M2 कितना दिया हुआ, M2 निकालना है, V2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर 500। तो जब हम लोग पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 10, 5 से ये कटेगा 100 बार में, तो ये हो जाएगा 30/1000, ये कट जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.03 m, यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट मोलैरिटी आ गया वो आ गया 0.03 m। जब हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, पानी मिलाएंगे, सॉल्वेंट मिलाएंगे, तो जाहिर सी बात है मोलैरिटी घटेगी, तो मोलैरिटी 0.5 m से घट करके 0.03 m हो गया। इंटेक्स 2.4 के बारे में, ठीक है, ये सवाल जो है मोलैलिटी से संबंधित है, जो कि आप जानते ही हैं कंसंट्रेशन का एक टर्म है। इसमें सवाल कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, जिसका फॉर्मूला NH2CONH2 होता है, रिक्वायर्ड टू मेक 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि हमें यूरिया का मास निकालना है, उतनी यूरिया जो कि सफिशियंट होती है एक सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसकी मोलैलिटी 0.25 m होगी, यानी मोल पर केजी होगी, और जिस सॉल्यूशन का वजन कितना होगा 2.5 किलोग्राम। तो देखा जाए यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का। इसमें हम लोग को मोलैलिटी दिया हुआ है 0.25 मोलल सॉल्यूशन है। सॉल्यूट का मोल हम लोग को नहीं पता है, सॉल्यूट का मोल हम लोग निकालना है, हम लोग को सॉल्यूट का मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जो है यहाँ पर सॉल्वेंट का भी वेट निकालना है, और वो भी वेट हम लोग को नहीं दिया हुआ है। हम लोग को बस एक चीज दिया हुआ है यहाँ पर कि पूरे सॉल्यूशन का जो वेट बनेगा वो 2.5 किलोग्राम बनेगा। तो आइए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास जो सॉल्यूट है यानी यूरिया है, उसका मास को हम m मान लेते हैं। सपोज करिए m मान लेते हैं। लेट द मास ऑफ यूरिया इज स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास ये m मान लेते हैं किलोग्राम में। न्यूमेरिकल के आसान होने खातिर आप इसको ग्राम में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है 2.5 किलोग्राम, इसको भी आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, हो जाएगा 2500 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर हो जाएगा 2500 माइनस m, यानी कि सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, तो वो सॉल्वेंट का मास हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम में, ठीक है। अब इसको किलोग्राम में बदलने के लिए हम लोग 1000 से बाद में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारे पास पता चल गया। अब अगर हम बात करें मोल्स ऑफ यूरिया की, तो हमारे पास जो यूरिया का मोल जो है वो क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट। तो यूरिया का वेट यानी कि हम लोग मास मान लिए हैं स्मॉल m, मोलर वेट यूरिया का कितना हो जाएगा, यहाँ पर NH2CONH2 है तो n का 14, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 2 हो जाएगा, कार्बन का यहाँ पर 12, ऑक्सीजन का 16 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 60, ये 60 हो जाएगा यहाँ पर मोलर, इसका मोलर मास, ठीक है। तो ये m/60 क्या हो गया, यूरिया का नंबर ऑफ मोल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मोलैलिटी की बात करें, इसी फॉर्मूला से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में देखिए मोलैलिटी कितना दिया हुआ है, हम लोग को 0.25 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है, तो मोल निकाल लिए है m/60। यूरिया यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला हुआ है, तो 2500 माइनस m, ये ग्राम में निकाला हुआ है, इसको किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m/60, ये यहाँ पर 1000 चल जाएगा ऊपर में, नीचे में हो जाएगा 2500 माइनस m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 0 से 1 0 आप कैंसिल करवा सकते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा यहाँ पर, तो ये जो हमारा होगा 100m इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 0.25 को मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा 6 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2500 माइनस m से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100m इज इक्वल टू 25 छागे 150 होता है, यानी कि ये हो जाएगा
150 और 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट दे देंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट, ठीक है ना, यानी 1.5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 माइनस m से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100m इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 3750 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस ये हो जाएगा 1.5m। अब हम लोग इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1.5m, ये हो जाएगा 100 1.5m इज इक्वल टू 3750। और यहाँ पर देयरफॉर m यानी कि मास ऑफ यूरिया हो जाएगा 3750, अब बटे ये हो जाएगा 101.5, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहाँ पर ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में जाएगा 1 0, तो ये पॉइंट उड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3750, गुना 10 करेंगे तो ये 1 0 आएगा और नीचे हो जाएगा 1015 हो गया, ठीक है। अब इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर डिवीजन डालेंगे, डिवीजन डालने के बाद हम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर ये डिवाइड करने के बाद 36.946 ग्राम ये आंसर आएगा। और आंसर आप लोग ले आएंगे तो ये m जो माने हुए थे यही m हमारा था, सॉल्यूट का मास था, यानी कि यूरिया का मास था जो ग्राम में रिजल्ट आना था। यहाँ पर हम लोग मान लिए थे ग्राम में m माने हुए थे। और आई होप आप लोग को ये जो है मोलैलिटी के फॉर्मूला वाला ये सवाल जो है आसान था, आपको समझ में आया होगा। इंटेक्स 2.5 के क्वेश्चन के बारे में ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन से मिला हुआ है। दैट मीन्स ये है कि यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन की मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों ही चीज आपको पता करना है। एक ऐसे सॉल्यूशन का जो कि एक्वस सॉल्यूशन है KI का, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें पोटेशियम आयोडाइड 20% मास बाय मास है, यानी कि मास परसेंट पोटेशियम आयोडाइड का उस सॉल्यूशन में 20% है और उस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो 1.202 है। यानी गिवन में हमारे पास दो ही चीज है, एक है मास परसेंट पोटेशियम आयोडाइड का और एक है सॉल्यूशन की डेंसिटी, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग इस मास परसेंट को सॉल्व करते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले तो यहाँ पर ये जान ले हम लोग सॉल्यूशन में, जब भी आपको याद रखिएगा यहाँ पर यही तरीका है, जब भी आपको मास परसेंट या मोलैरिटी या कुछ भी ऐसा चीज आपको दिया हुआ है जो हम लोग निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उसको आप सिंप्लीफाई कर लो कि उसका अर्थ क्या होता है। तो मास परसेंट का डेफिनेशन आप समझते ही हो कि अगर यहाँ पर KI का मास परसेंट 20% है तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे पास 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 20% मास बाय मास KI मीन्स 20 ग्राम ऑफ KI प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 20 ग्राम उसमें पोटेशियम आयोडाइड है। तो यहीं से हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, यानी कि हमारे पास हो गया मास ऑफ KI हमें मिल चुका 20 ग्राम। और हम यहाँ पर मोलर मास भी जानते हैं KI का। मोलर मास ऑफ KI अगर निकालना चाहे तो पोटेशियम में कितना होता है 39 और यहाँ पर आयोडीन का 127 होता है, तो ये हो जाएगा 166 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये मोलर मास हो गया। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ अगर KI की बात करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ KI की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा मास बाय मोलर मास, वेट बाय मोलर वेट, तो ये हो जाएगा 20 ग्राम बाय 166 ग्राम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 133 और 10/133 जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.120 के अप्रॉक्स में आएगा। ये हमारा मोल आ गया किसका, पोटेशियम आयोडाइड का, यहाँ पर हमें मोल मिल गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को मोलैलिटी हो चाहे मोलैरिटी हो, दोनों ही केस में, या मोल फ्रैक्शन भी हो, तीनों केस में हमें सॉल्यूट का मोल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हालांकि मोल फ्रैक्शन में सॉल्वेंट का भी मोल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर सॉल्वेंट का भी मोल निकाल ही लेते हैं। तो बताइए ये बात यहाँ पर कि हमारे पास अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम अगर हमारे पास सॉल्यूट मान लिया हमने, तो सॉल्वेंट कितना होगा, यानी पानी कितना होगा, तो सॉल्वेंट का अमाउंट हो जाएगा 80 ग्राम। यानी कि हमारे पास मास ऑफ, अगर हम वाटर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम हम पोटेशियम आयोडाइड को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा। और ये 80 ग्राम अगर किलोग्राम में बात करें, ये किलोग्राम इसलिए क्योंकि सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में मोलैलिटी में यूज किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा
0.08 किलोग्राम हो जाएगा। इसका बाद में यूज आएगा, लेकिन अभी यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग मोल निकाल लेते हैं, यहाँ पर वाटर का भी निकाल लेते हैं, यहीं पर मोल निकाल लेते हैं ताकि हमारे पास सब कुछ डाटा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें तो अगर हम मोलर मास ऑफ वाटर की बात करें, मोलर मास ऑफ H2O की बात करें तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। आप जानते ही हो 16 होता है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो दोनों मिला करके 18 यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर अब नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O की बात करें तो ये हो जाएगा वेट बाय मोलर वेट, और यहाँ पर ये हो जाएगा वेट है हमारे पास 80 ग्राम, मोलर वेट है 18 ग्राम, तो यहाँ पर मोल निकल जाएगा 4.44, ये मोल आ गया वाटर का। तो जब हमें मोल ऑफ वाटर ही मिल गया, मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड भी मिल गया, तो मोल फ्रैक्शन तो हमें निकल जाएगा आराम से। सी नंबर हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमारा जो है ना बी नंबर क्लियर करना बाकी है, क्योंकि मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो चाहिए ही, साथ ही साथ हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी चाहिए जो हमें दिया हुआ नहीं है। वॉल्यूम चाहिए होगा हमें लीटर में। तो चलिए बात कर लेते हैं। हमारे पास डेंसिटी ऑफ जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया 1.202। अब हमने मास को एज्यूम कर लिया है, सॉल्यूशन का मास कितना मान लिया, 100 ग्राम मान लिया हुआ है, तो 100 बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.202। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर 100 अपॉन 1.202, और जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 83.19 मिलीलीटर, जिसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.08319 लीटर। अब हमारे पास सारा डेटा मौजूद है, जिसके मदद से हम लोग अब ये तीनों चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोलैलिटी की बात करेंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 0.12 मोल है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में 0.08 किलोग्राम है। डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। फिर मोलैरिटी की बात करेंगे तो मोलैरिटी हमारे पास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.12 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.08319 निकाल चुके हैं। अब अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो वो होता है जिस KI का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो KI का मोल ये यहाँ पर दे दी है बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो KI का मोल प्लस वाटर का मोल जोड़ देंगे तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो यहाँ पर सारा सवाल हमारा क्लियर हो चुका है। चलिए अब फाइनली हम लोग इसको आंसर के रूप में ढालने के लिए काम करते हैं। तो फाइनली हम लोग ए नंबर चलते हैं, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पर। तो ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो ये होता है क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जगह पर KI हो जाएगा, बाय हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम निकाल चुके हैं 0.12, और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल चुके हैं 0.08 किलोग्राम। ये मोल में आया है, ये किलोग्राम में है। और जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों पॉइंट उड़ जाएंगे, और इस तरह से यहाँ पर जाएगा 4 से 2 बार में 8, 4 से 3 बार में 12, तो 3/2 आ जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा 1.5 मोल पर kg। तो यहाँ पर ये हमारा मोलैलिटी निकल चुका है इस सॉल्यूशन का। आई होप इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। अब अगर हम बात करें यहाँ पर बी नंबर में, तो हमारे पास मोलैरिटी की बात हो रही थी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन की। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI माने सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास निकाला हुआ है 0.12 मोल, और वॉल्यूम जो निकाला हुआ है वो निकाला हुआ 0.08319 निकाला हुआ है लीटर में। जब इसको आप सॉल्व करेगा, यहाँ पर आप सिंपली है कि इसको सॉल्ट में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 0.12 मोल, और डिवाइड कर सकते हैं 0.0832 से। यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेट ले लिए हैं ताकि यहाँ पर आराम से सॉल्व हो जाए, थोड़ा सा ठीक है, मेहनत कम करना पड़े। तो कुछ नहीं, यहाँ पर जब आप पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर में जाएगा यहाँ पर 10,000, और जब ये पॉइंट उड़ाएगा तो नीचे में आएगा 100, तो ये 20 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1200 बटे ये हो जाएगा हमारा 832। 4 से कट जाएगा, 4 से ये 300 हो जाएगा, 4 से ये हो जाएगा 208 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कट सकता है, 4 से ये कट जाएगा हमारा 75 बार में,
और 4 से कट जाएगा 5 2 52 बार में, तो ये हो जाएगा 75/52। जब इसको सॉल्व करेगा तो ये रिजल्ट देगा 1.44 मोल पर लीटर, यानी कैपिटल M के रूप में ये रिजल्ट देगा हम लोग को। ठीक है, अब अगर हम लोग सी नंबर की बात करें तो सी नंबर में है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये निकालना हम लोग को KI का, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, मतलब कि यहाँ पर हमें निकालना है XKI। ठीक है, ये क्या होता है, मोल ऑफ KI बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोल ऑफ KI प्लस मोल ऑफ H2O। तो मोल ऑफ KI 0.12 आया है और मोल ऑफ जो KI है वो 0.12 है, प्लस मोल ऑफ H2O जो हम लोग निकाले हुए हैं, तो ये है 4.44। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12 बाई, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 4 1 5, 4.56 हो जाएगा। दोनों पॉइंट उड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 12/456 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कटाना चाहें तो कटा सकते हैं। 4 से ये 3 बार में कटेगा और 4 से ये कटेगा 11 4 114 बार में, तो 3/114 आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हम लोग को आएगा 0.0263, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और हमें अगर वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो कुछ नहीं, सिंपली आप 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा वाटर के मोल फ्रैक्शन का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मिक्स था, यानी कि तीनों चीज हमें निकालने के लिए दिया गया था, और आई होप आप एंजॉय करते हुए सीखे होंगे इसके कॉन्सेप्ट को। इंटेक्स 2.6 के क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी पर आधारित है, और सॉल्युबिलिटी आप लोग थ्योरी पढ़े ही है। होता क्या है कि किसी भी सॉल्यूट को दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर जितने हम लोग सॉल्यूट को ऐड कर पाते हैं उस सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, वही टर्म उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है। अब जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुला होता है या जो हम लोग घुलाने वाले होते हैं, वो कई टर्म में हम लोग सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मास के टर्म में, मोल के टर्म में, मोलैलिटी के टर्म में, मोलैलिटी के टर्म में। तो यहाँ पर मोलैलिटी का टर्म दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि एक टॉक्सिक गैस है जिसका स्मेल रॉटन एग जैसा होता है। इतना सब बात लिखा हुआ, थोड़ा सा जानकारी प्लस सवाल को बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है। कहता उनका यूज जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए किया जाता है। सॉल्यूशन में जो क्वालिटेटिव एनालिसिस, टाइट्रेशन वगैरह किया जाता है, तो उसमें H2S मिलाया जाता है उनकी क्वालिटी को जानने के लिए। If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, m है मोल पर केजी, मोलैलिटी दिया हुआ यहाँ पर। मतलब कि यहां से आप काम की बात है कि अगर STP पर, STP से एक चीज निकाल लेंगे, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है 0.987 बार के इक्वल होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कहता है कि उस उतने टर्म में अगर सॉल्युबिलिटी जो हमारे H2S की वाटर में है वो 0.195 मोल पर केजी है, यानी इतना मोल अगर हम लेते हैं हम लोग H2S, तो वो 1 केजी वाटर में घुल जाता है STP पर। मोल पर केजी का मतलब हो गया कि 1 केजी के सॉल्वेंट में जो घुलने वाले अमाउंट है H2S की वो 0.195 मोल है, ये मोल में हो गया। तब तक है कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या होता है, आपने पढ़ा है कि किसी भी जो गैस को जब हम लोग मिलाते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो वहां पर क्या होता है, अंदर में सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर होता है, वो प्रेशर उनमें उपस्थित सभी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है, यानी कि पी गैस जो हम लोग लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यही KH गुना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के इक्वल होता है। यही हेनरी लॉ कहता है। और इसी में जो KH लिखा हुआ है यही है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसी का वैल्यू निकालना है हम लोग को यहाँ पर। अब इसके वैल्यू को निकालने के लिए 2 बात चाहिए हम लोग को, एक पी गैस चाहिए, मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस चाहिए, और एक क्या चाहिए हमारे पास, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हम लोग गैस को बुला रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर गैस का हो गया 0.987 हो गया। और हमारे पास जो ये मोल फ्रैक्शन है उस चीज को हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बात कर ले यहाँ पर कि हम लोग को यहाँ पर जो 0.195 m है इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, अब देखिए 0.195 m यानी कि मोलैलिटी मोल पर केजी ऑफ H2S इन वाटर मीन्स, H2S जो वाटर में घुल रहा है, इस पूरे टर्म का मतलब होता है प्यारे बच्चों, मीन्स 0.195 मोल ऑफ H2S dissolves in
1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, मोल पर केजी है ना, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। यहां से हमें मिल क्या गया, यहां से हम लोग को मिल गया, एक कंडीशन मिल गया कि मोल्स ऑफ, अगर हम H2S की बात करें, NH2S लिखे हैं, तो वो 0.195 मोल मिल गया, ठीक है। और हमें वेट ऑफ वाटर मिल गया 1000 ग्राम, और वाटर का मोलर वेट क्या होता है, तो H2O है। अगर हम मोलर वेट ऑफ वाटर की बात करें तो वो हो जाएगा 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 16 + 2 18 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग मोल ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं आराम से। मोल ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, वेट बाय मोलर वेट, और वाटर का वेट दिया हुआ है 1000 ग्राम बाय मोलर वेट 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 55.55 मोल यहां पर हो जाएगा। तो इसको सिंपली 55.5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना मोल हो गया। क्लियर है यहां तक। अब देखिए जरा सा, यहां पर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल देते, क्योंकि इसका जरूरत हमें पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हम H2S, जो कि गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो H2S को जो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल बाय टोटल मोल हम लोग करते हैं। तो H2S का मोल कितना हो गया, 0.195 बाय टोटल मोल की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, टोटल मोल हमारे पास 0.195 प्लस ये हो गया वाटर का 55.5 लिख देते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा 0.195, डिवाइड कर देंगे, यहां पर पॉइंट में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 59655, यानी कि ये इतना हो गया, जिसको हम लोग पॉइंट यहां से आराम से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही है, यहां से हम लोग रिमूव कर देंगे और जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0035। ये हम लोग का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा H2S का। तो ये H2S का मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब आराम से हम लोग प्रेशर, हम लोग को पता ही है, मोल फ्रैक्शन निकल गया है, KH का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। यहां तक आप लोग काम कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे काम कर लेते हैं लास्ट वाला। तो इन फाइनली हम लोग करते क्या है कि यहां पर KH निकालते हैं। तो KH हेनरीज लॉ से KH का वैल्यू क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा P गैस बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी H2S। तो PH2O कितना हो गया, 0.987 हो गया, ठीक है। बट यहां पर जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आया वो कितना हो जाएगा, 0.0035। और जब इसको प्यारे बच्चों लोग डिवाइड करेंगे यहां पर, तो यहां पर देखिएगा ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में जाएगा 1000, ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में जाएगा 10,000, जिसमें कि ये 3030 खत्म हो गया। तो ये हो गया कुल मिलाकर के 987 पर 1 0 हो जाएगा, बट यहां पर 35 आ गया, 5 से 7 बार में कटेगा और 5 से 5 1, ठीक है, 4 48 हो जाएगा, 5 से 9 बार में 45, फिर यहाँ 5 से 7 बार में 35, 5 से 4 बार में 20, ये कट गया। और फाइनली 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 बार में कटेगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 आएगा, 7 7 8 56 हो जाएगा, फिर 1 आएगा 4 14 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो गया, मतलब कि 282 परफेक्ट यहाँ पर कट गया, 282 बैरोमीटर इसका वैल्यू आएगा KH का। और यहाँ पर जो KH का वैल्यू आया है ये बार में ही आएगा, क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट प्रेशर का ही एक टर्म होता है, वो एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, वो भी कांस्टेंट प्रेशर का ही एक रूप होता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा इंटेक्स 2.7 के बारे में, जो कि सवाल हेनरीज लॉ पर बेस्ड है, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड पर बेस्ड है, ठीक है। जैसे कि आप लोग सोडा वाटर देखे होंगे, सोडा वाटर में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंप्रेस्ड करके डाला जाता है, एक सर्टेन प्रेशर पर सर्टेन अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वाटर में घुला दिया जाता है। जब ढक्कन हम लोग खोलते हैं तो फिस आवाज आती है, मतलब कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के घटने से घट जाती है और वो सॉल्युबल जो गैस होता है वो बाहर निकलने लगता है, ठीक है। सवाल यहां पर यही है कि एक हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है ना, इस टाइप की सॉल्युबिलिटी के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जब घुलता है तो उसके लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट 298 केल्विन टेम्परेचर पर दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, मतलब कि KH का मान दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल दिया हुआ है, ठीक है ना। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट, ये क्वांटिटी मांग रहा है, इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर, सोडा वाटर के 500 मिलीलीटर में
कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट 2.5 एटीएम पर प्रेशर पर डाला जा सकता है। सवाल यहां पर यह कह रहा है कि अगर 298 केल्विन टेम्परेचर और 2.5 एटीएम प्रेशर हम अप्लाई करें उस बोतल में, तो अगर हमारे पास 500 मिलीलीटर का सॉल्यूशन हो सोडा वाटर का, तो उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलाया गया होगा, यह चीज का पता आपको करना है। मतलब कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड घुलाएंगे उस सॉल्यूशन में, जो कि वो 500 मिलीलीटर का हो जाएगा, और अंदर का जो प्रेशर रहेगा, वो जो सॉल्युबिलिटी का जो प्रेशर रहेगा, वो प्रेशर 2.5 एटीएम होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट मांग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स फाइंड आउट कर ले। ठीक है, अब देखिए कैसे मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो आप हेनरी का लॉ जानते ही हैं कि अगर हम हेनरीज लॉ की बात करें, फ्रॉम हेनरीज लॉ, तो यहां पर क्या होता है, पी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो हो जाएगा के एच गुना मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इक्वल हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, यानी पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो यहां पर हम लोगों को प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जितना प्रेशर पर कंप्रेस्ड है गैस, वो दिया हुआ है 2.5 एटीएम दिया हुआ है। ठीक है, के एच का वैल्यू दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बस यहां पर दिक्कत क्या है कि हमारा प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है 2.5 एटीएम, ये एटीएम में दिया हुआ है, और यहां पर जो के एच का वैल्यू है वो पास्कल में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे पास्कल में। तो ध्यान दीजिए, यहां पर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को दिया हुआ है 2.5 एटीएम। आपको बता दें कि एक एटीएम में अगर हम बात करेंगे तो एक एटीएम में 1.013 बैरोमीटर के इक्वल होता है, और एक बैरोमीटर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा, 7 बचेगा, 25 एक करेंगे 25, और 25 7 हो जाएगा 32। ठीक है, और 25 गुना 1 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 3 एक 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4 2.5325, ये हमारा इतना बार आएगा, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पास्कल। ये इसी प्रेशर को हम पास्कल में कन्वर्ट कर लिए, जो कि डेसिमल के 3 डिजिट तक लेंगे हम लोग, लास्ट वाला काउंट नहीं भी करेंगे चलेगा। अब देखिए यहां पर, तो इसमें क्या है कि हम लोग को यहां पर आ जाएगा x कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, PCO2 बटे KH के इक्वल हो जाएगा, और PCO2 निकल गया है 2.532 इंटू 10⁵ पास्कल पास्कल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर KH का वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁸ है। जब आप इसको सॉल्व करेगा तो यहां पर हमारे पास ये 10⁵ से ये कटेगा, तो 10⁵ नीचे में 3 बचेगा। अब देखिए यहां पर कि अगर यहां से यहां पर ये डेसिमल उड़ता है तो नीचे में 10⁵ आएगा, ये डेसिमल उड़ेगा तो ऊपर में जाएगा 10⁵2। तो यहां से भी अगर 10⁵2 कट जाएगा तो यहां पर बचेगा हमारे पास 10⁻1, यानी कि 10 बचेगा, क्योंकि यहां पर 3 था। तो देखिए देखा जाए यहां पर, तो हमारे पास जो ये सॉल्यूशन आया है वो आएगा 2532 बटे 167 इंटू 10⁻, ये 314 - 4 हो जाएगा। ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ रहा है इसका। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये अप्रॉक्स में आएगा 1.517 इंटू 10⁻³ ये इसके बराबर होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस सॉल्यूशन में निकल गया कि 1.517 इंटू 10⁻³ के बराबर होने वाला है। मतलब कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को 500 मिलीलीटर के वाटर में डाल रहे हैं, हम लोग 2.5 एटीएम पर उसको पैक कर रहे हैं, ठीक है ना, तब जाकर के उस सॉल्यूशन में हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन हो रहा है वो ये हो रहा है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन तो मिल गया हम लोग को। अब मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कि सॉल्यूट का भी मोल रहेगा, सॉल्वेंट का भी मोल रहेगा। अब देखिए हम लोग को अगर सॉल्वेंट का मोल पता चल जाए तो सॉल्यूट का मोल निकाल लेंगे, और सॉल्यूट का मोल निकाल लेंगे तो आराम से उस मोल से सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं। तो हम एम बता दी क्या करने वाले हैं, हम इस मोल फ्रैक्शन के मान के हेल्प से मोल्स फाइंड आउट करने वाले हैं, और उसके बाद वेट निकाल लेंगे हम लोग। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं यहां पर कि मोल फ्रैक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का मोल तो इन्वॉल्व है, जिसको निकालना हम लोगों को, साथ ही साथ वाटर का भी मोल इन्वॉल्व होगा। अब देखिए वाटर की डेंसिटी होती है 1,
1 मतलब ये कि 500 मिलीलीटर में वाटर 500 ग्राम होगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास अगर हम मोल ऑफ H2O की बात करें तो ये 500 वेट बटे मोलर वेट हो जाएगा। मोलर वेट कितना वाटर का होता है, 16 + 2 18 हो जाता है। और ये जब हो जाए कटेगा तो 2 से 9 बार में कटेगा, 2 से ये 250 बार में कटेगा, और 9 से ये 2 बार में 18 लगेगा, 7 70 हो जाएगा, 9 × 7 63 हो जाएगा। और यहां पर फिर 7 8 ऐसे हम लोग इसको एजम्पशन ले लेते हैं। ये इतना मोल 27.78 मोल आएगा किसका, वाटर का। यहां पर हमारे पास मोल आ गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की थ्योरी के। तो अगर आप यहां तक नहीं स्क्रीनशॉट लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे काम करते हैं हम लोग। तो देखा जाए यहां पर फटाफट से कि हम लोग जान रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें दिया हुआ है, हम लोग निकाले हैं अभी तुरंत 1.517 इंटू 10⁻³ निकाले हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, फॉर्मूला मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी मोल है और वाटर का भी मोल है। ठीक है, ये किसके बराबर, 1.517 इंटू 10⁻³ के बराबर। अब यहां से देखा जाए कि यहां पर NH2O निकाल लिए हम लोग, 27.78 निकाल लिए हैं। तो NCO2, अब तो सिंपल N मान लेते हैं क्योंकि ये N तो खत्म ही हो जाएगा, N/N प्लस 27.78 बराबर हो जाएगा 1.517 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब फाइनली देखें यहां पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर n गुना 1 n हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1.517 इंटू 10⁻³ इंटू n और प्लस 27.78 इंटू वही चीज हो जाएगा फिर से 1.517 इंटू 10⁻³। मतलब कि इसको इससे ही मल्टीप्लाई हो गया और इसको इससे ही मल्टीप्लाई हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, n वाले टर्म को एक साइड लाना है, तो यहां पर हो जाएगा ये n माइनस, और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग ऐसे, इसको हम लोग 10⁻³ जो पावर है उसको हम लोग 1000 मान के डिवाइड दे करके इसको लिख सकते हैं, 1/1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001517, ये इतना n के बराबर हो सकता है। इसको इधर भी ला लिए और इसको सॉल्व भी कर दिए, 10 का पावर का टर्म हटा दिए, ठीक है ना। और इस साइड जो हमारे पास बचेगा इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग तो आएगा रिजल्ट 0.0419 के बराबर इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें 0.0015 तक ले लेते हैं इसमें, और जब n को यानी कि एक n में से 0.0015 माइनस करेंगे तो जरा देख लीजिए यहां पर रफ में, अगर हम 1.000 से माइनस कर दे यहां पर 0.0015 को माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा यहां पर 8 हो जाएगा 99.0, यानी कि 0.99 हम लोग ले सकते हैं यहां पर, ये हो जाएगा 0.998 n, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर 0.0419 हो गया, एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.0419 डिवाइड कर देंगे यहां पर 0.0998 से, ठीक है। तो यहां तक आप लोग कर लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां से हम लोग लिखेंगे n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये n किसका है तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर ले रहे हैं 0.0419 बाय 0.998 हो जाएगा, और जो ये वैल्यू हम लोग को देने वाला है पहले बच्चों यहां पर देखा जाए कि यहां पर ये हो जाएगा हमारा 419/998, इसका ऊपर में 3 जीरो, उसका नीचे में 4 जीरो आएगा, तो नीचे में रिजल्टेंट यहां पर 1 जीरो हमारा बच जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो रिजल्ट आएगा 0.0420, ठीक है। तो ये n का मान आ गया, यानी कि n का मान हमें इतना प्राप्त हो गया कि यहां पर जो 500 मिलीलीटर वाटर में हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुला रहे हैं 2.5 atm पर, ये फाइंड आउट कर लिए कि उसमें जो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो 0.0420 मोल होगा। कैसे किए, सिंपल सी बात है, पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिए और फिर उसके बाद जाकर के हम लोग जो है यहां पर मोल फ्रैक्शन के थ्योरी से मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर मोल सिंपल जानते हैं आप लोग कि नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। हम लोग को वेट निकालना था, क्वांटिटी निकालना है वेट के रूप में, तो यहां पर मोल हम लोग को दिया हुआ है
सिंपल बात है, यहाँ पर हम लोग को वेट निकालना है, तो वेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल गुना मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पर है 0.0420, अब मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 16 गुना 2 करेंगे तो 32, और ये हमारा हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 32 + 12 हो जाएगा 44। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर देगा 1.85 ग्राम के बराबर आंसर देगा। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल मैथमेटिकल रूप से पेचीदा था, लेकिन जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान था। अगर आप हेनरी लॉ पढ़े हुए हो, सॉल्युबिलिटी का थ्योरी पढ़े हो, तो बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इन टेक्स्ट नंबर 2.8 के बारे में, जिसमें सवाल कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg। मतलब कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। अभी तो दोनों अलग अलग है और दोनों प्योर है। प्योर स्टेट में इनका वेपर प्रेशर फिक्स होगा, वो है हमारे पास 450 ए का और बी का 700 है प्योर स्टेट में। अब दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो मिलाने से क्या हो रहा है, तो ये जो हमारा प्योर स्टेट में 350 केल्विन पर हमारा वेपर प्रेशर लिक्विड ए और बी का इतना दिया हुआ है। अब कहता है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। मतलब कि अगर हम ए को बी में मिला देते हैं, ठीक है, तो टोटल अगर प्रेशर सॉल्यूशन का 600 mmHg रहता है, तो ये बताइए उसमें ए और बी के कंपोजिशंस कितने हैं। मतलब कि उस लिक्विड मिक्सचर में ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, वो आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। और दूसरी बात ये कहता है कि जब इस लिक्विड को बॉईल करेंगे और जो वेपर बनेगा, वेपर में भी ए और बी दोनों रहेगा, तो इस वेपर फेज में भी यहां पर बोलता है आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। इस वेपर फेज में भी ए और बी का क्या क्या कंपोजिशन होगा, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, निकालना है। ठीक है, तो अभी तक तो हमें मोल फ्रैक्शन पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन हमारे पास लिक्विड ए का XA है, लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं XB है। अब ये बताइए कि पूरे सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं सारे कंपोनेंट के, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम अगर XA मान लेते हैं, तो दूसरा कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 - XA हो जाएगा। आइए यहीं से अपना काम आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं लेट द मोल फ्रैक्शन, MF माने मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज XA मान लेते हैं, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज XB मान लेते हैं। तो यहां से XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - XA हो जाएगा। ये तो तय है बात, ठीक है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है, इसमें A और B दोनों है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर में जो A का जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और B का जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ठीक है, और इन्हीं दोनों प्रेशर के सम को अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहां पर P टोटल कहते हैं। माने कि जो पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इनके अंदर उपस्थित सभी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, और ये टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है 600 mmHg। तो ध्यान दीजिए यहां पर ये हो गया इम्प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, जिसको पार्शियल प्रेशर हम लोग कहते हैं। और राउल्ट लॉ ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, तो प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर और गुना इसी सॉल्यूशन में जो ए का मोल फ्रैक्शन है उसके बराबर। ठीक है, और वही PB यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, P0B गुना XB। अब देखिए XB को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1 - XA से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, P0B इंटू 1 - XA। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, P0B माइनस P0B इंटू XA। अब देखिए यहां पर ये निकल गया हमें। अब हम डाल्टन्स लॉ को अप्लाई अगर करते हैं तो P टोटल कितना होना चाहिए, P टोटल होगा PA प्लस PB के बराबर होगा, और PA क्या है, P0A इंटू XA, और PB कितना निकाले हुए हैं, P0B इंटू P0B माइनस P0B इंटू XA। इन दोनों में देखिए XA कॉमन है, इन दोनों में XA कॉमन है, और बच जाएगा P0A माइनस P0B, अब प्लस यहां क्या बचा हुआ है, P0B। अब देखिए ये P टोटल हमें दिया हुआ है कितना, 600 mmHg दिया हुआ है।
XA हमें निकालना है, मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। P0A और P0B दिया हुआ है। प्योर स्टेट में A का वेपर प्रेशर है 450 यानी 450 है, और प्योर स्टेट B का प्रेशर है 700, ठीक है, प्लस यहां पर फिर से हो जाएगा 700। अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू XA। यहां पर अगर माइनस करते हैं तो ये 750 में से 450 जाएगा तो ये 250 बचेगा, माइनस 250 हो जाएगा, माइनस 250 इंटू XA प्लस कितना हो जाएगा 700। अब देखिए ये 700 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 माइनस 700 यानी कि माइनस 100 हो जाएगा। माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 250 इंटू XA हो जाएगा। देयरफॉर माइनस से माइनस कैंसिल, XA बराबर यहां पर हो जाएगा 100/250 यानी कि यहां पर अगर हम एक 0 से 0 कटा दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0.4। यानी कि हमारे पास इस सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में जो A का मोल फ्रैक्शन आया वो 0.4 आया। ये हमने डाल्टन लॉ के पार्शियल प्रेशर और राउल्ट लॉ के नियम को लगा करके हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया। अब जाहिर सी बात है कि A का मोल फ्रैक्शन 0.4 आया है तो B का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 माइनस A का मोल फ्रैक्शन, यानी कि XB इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 हो जाएगा। तो पहला आंसर हमने निकाल लिया। पहला आंसर हमें कहा गया था क्वेश्चन कि हम लोग को लिक्विड मिक्सचर का टोटल कंपोजिशन निकालना है। तो लिक्विड मिक्सचर में अंदर में कितना मोल फ्रैक्शन है A का, कितना मोल फ्रैक्शन B का, हमने वो तो कैलकुलेट कर लिया। अब बात है कि वेपर फेज में कैसे निकालेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन को। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर कि पार्शियल प्रेशर कितना है। A का पार्शियल प्रेशर उस सॉल्यूशन में क्या है, B का पार्शियल प्रेशर उस सॉल्यूशन में क्या है। तब क्या होता है फॉर्मूला, जो वेपर फेज में जो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं किसी भी कंपोनेंट का, उसका फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर उस सॉल्यूशन में जितना है A का, डिवाइड कर देंगे टोटल प्रेशर से, तो वो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का वैल्यू देगा। और वही B का हम लोग अगर निकालेंगे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, तो B का पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर कर देंगे तो वेपर फेज में हम लोग को B का मोल फ्रैक्शन दे देगा। तो एक लास्ट स्टेप है, यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो अभी तक जो हम लोग को प्राप्त है यहाँ पर XA निकल गया है 0.4 और XB निकल गया है यहाँ पर 0.6। अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना हो जाएगा, P0A इंटू XA, और P0A कितना दिया हुआ है हम लोगों को, P0A दिया हुआ है 450 गुना मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालेंगे 0.4, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 180। ये 180 mm ऑफ Hg निकल गया पार्शियल प्रेशर ऑफ A उस सॉल्यूशन में, ठीक है। और PB की बात करें तो ये हो जाएगा P0B इंटू XB, और P0B कितना दिया हुआ है 700, XB कितना आया है 0.6, तो ये हो जाएगा 420 mm ऑफ Hg। अब देखिए वेरीफाई अगर करना हो आपको तो डाल्टन लॉ के हिसाब से देख सकते हैं कि P टोटल जो हमारा आना चाहिए वो किसके बराबर होगा, PA प्लस PB के बराबर हो जाएगा। PA कितना हम लोग को निकल गया है 180, PB निकल गया है 420, मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 600 mm ऑफ Hg। और आपको पता ही है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका टोटल वेपर प्रेशर कितना है 600 mm ऑफ Hg है। यानी कि हमारा ये अभी तक वेरीफाई हो चुका है कि हमने जो पार्शियल प्रेशर निकाला है वो बिल्कुल इक्वल है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज की बात करें, तो अगर मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज की बात की तो XA से डिनोट किए हैं, X से डिनोट किए हैं, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को Y से डिनोट करते हैं। अगर हम यहां पर निकालें मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, अब अगर पहले हम YA निकाल लें तो ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर, फॉर्मूला बस यही होता है, पार्शियल प्रेशर यानी कि PA बाय टोटल प्रेशर P टोटल। तो PA कितना निकला हम लोग को A का 180 बाय टोटल प्रेशर कितना है 600, तो यहां पर ये कट जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 6 से 3 जा 18, 3/10 हो जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 0.3 हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा। और अगर वही हम यहां पर बात करें YB की तो क्या हो जाएगा PB बाय P टोटल, PB कितना निकला हम लोग को यहां पर 420 बाय 600 कर देंगे तो यहां से ये कैंसिल, ये 6 से 10 बार में जाएगा, ये 6 से 7 बार में, यानी कि 0.7। वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर 1 में से इसको हटा देंगे तो 0.7 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वेपर फेज में A और B दोनों का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया। तो बड़ी आसानी से हमने दो ही लॉ यानी कि राउल्ट लॉ और डाल्टन्स लॉ को हम लोगों ने फॉलो किया और आंसर को निकाल लिया।
इत्मीनान से आप इस वीडियो को देख ले, इनकी नोट्स क्रिएट कर ले और फिर अपने से एक बार बनाने की कोशिश करें। इंटेक्स 2.9 के बारे में, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। सवाल कहता है यहां पर कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 मिलीमीटर ऑन मर्करी स्केल, यानी ऑन Hg। मतलब कि ये हो गया कि मर्करी के स्केल पर प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है 298 केल्विन पर, वो प्योर वाटर का हमेशा वेपर प्रेशर फिक्स होता है। कोई भी प्योर लिक्विड हो, उनका वेपर प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमेशा फिक्स होता है। और यहां पर ये वाटर के लिए 23.8 mmHg दिया गया है। तब कहता है कि उस वाटर में 50 ग्राम यूरिया मिलाया गया है। कितने वाटर में? तो 850 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी कि यूरिया हमको 50 ग्राम दिया हुआ है और उसे मिलाया जा रहा है 850 ग्राम वाटर में। तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर में कमी आएगी, क्योंकि यूरिया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जैसे वेपर प्रेशर में वहां पर कमी आ रही है, तो सवाल यहां पर यह कह रहा है, तो बताइए कि अब जो हमारा वो मिक्सचर वाटर का है, यानी वाटर का जो मिक्सचर हमें मिल चुका है, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं, उनका वेपर प्रेशर क्या है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो कितना है, मतलब कि ये जो सॉल्यूशन में जो वाटर का वेपर प्रेशर है, मतलब ये हो गया कि पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कितना हो रहा है यहां पर। और सवाल ये कह रहा है कि इनका रिलेटिव लोडिंग क्या हो रहा है, वो भी बताना है। रिलेटिव लोडिंग तो आप लोग थ्योरी में पढ़े ही होंगे, उस चीज को भी रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं पहले सवाल में दिया हुआ क्या सब चीज है। सबसे पहले तो यहां पर हमें दिया हुआ है मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है, वो कितना है? 50 ग्राम है। ठीक है, इसको वेट ऑफ यूरिया मान लेते हैं। अब देखिए, मोलर वेट ऑफ यूरिया की बात करें तो NH2CONH2 यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जिसमें यहां पर नाइट्रोजन 2 है तो इसका मास हो जाएगा 2 × 14 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो यहां पर हो जाएगा 4 × 1 प्लस यहां पर कार्बन 1 है तो 12 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो यहां पर 16 हो गया। टोटल अगर यहां पर मोलर मास निकाला जाए तो ये 60 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आएगा। ठीक है ना। अब वही हम देखें कि हमारे पास जो वाटर यहां पर दिया हुआ है उसका मास दिया हुआ है 850 ग्राम। वही यहां पर मोलर मास ऑफ वाटर की बात करें तो ये कितना होता है, तो H2O में ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2 × 1 तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग राउल्ट के लॉ से ये तो जानते ही हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माने यूरिया का जो मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में होगा वही एक्चुअल में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। जो हमारा अंतिम आंसर निकलेगा, रिलेटिव लोअरिंग जो हमारा मांग रहा है यहां पर, वो एक्चुअली में रिलेटिव लोअरिंग के रूप में ना निकाल करके अगर हम मोल फ्रैक्शन के ही रूप में निकाल दे तो वही वैल्यू दे देगा जो वेपर प्रेशर के रूप में हम लोग निकालने वाले थे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो हम लोग सिंपल सी बात है मोल निकाल लेते हैं। अब देखिए यहां पर मोल ऑफ अगर यूरिया की बात करें तो ये यहां पर हो जाएगा वेट बाय मोलर वेट, और यूरिया का वेट है 50, मोलर वेट यहां पर निकल गया है 60, 5/6 हो गया। यहां पर ये हो जाएगा 0.833। सिंपल सी बात है, यहां पर 0.833 इसका मोल निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर ये इतना मोल आ गया। अब यहां पर मोल ऑफ अगर हम यहां पर बात करें वाटर की तो ये भी हो जाएगा वेट बाय मोलर वेट। वेट वाटर का है 850, मोलर वेट है 18, और जब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग तो यहां पर हो जाएगा 47.222 ये मोल आने वाला है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, हम लोग अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब यूरिया के बारे में अगर देखें तो ये हो जाएगा क्या, मोल ऑफ यूरिया, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल लिखिए बाय टोटल मोल लिखिए, यानी कि यूरिया प्लस वाटर, वाटर का मोल। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा हमारा यूरिया का मोल निकल गया 0.833 बाय 0.833 प्लस 47.222, तो ये निकल जाएगा 0.833 बाय हो जाएगा 3255 और ये 10, यहां पर जाएगा 7, 8 हो जाएगा 4, 48.055 हो जाएगा। और जब आप इसको 0.833 में 48.055 से डिवीजन डालोगे तो ये रिजल्ट दे देगा 0.0173।
ठीक है। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आ जाएगा 0.0173। ठीक है। अब देखो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आया राउल्ट लॉ के मुताबिक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वही हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज को ध्यान रखते हुए पहले यहां तक लिख लेंगे, उसके बाद जाकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट यहां तक का ले लो या वीडियो पॉज करके यहां पर नोट कर लो। यूरिया का मोल फ्रैक्शन मिल चुका है। तो प्यारे बच्चों अगर अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। इसका मतलब हो गया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर बाय प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो किसके बराबर में है? 0.0173 के बराबर में है। पहला तो आंसर यही हो गया, पहला हमारा आंसर यही हो गया जो कि सवाल के दूसरे नंबर में कहा गया था रिलेटिव लोअरिंग निकालो, यही हमारा पहला आंसर हो गया। और दूसरा आप देखो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को मांग रहा है सॉल्यूशन में जो अब बन चुका है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पी नॉट का वैल्यू हमें दिया हुआ है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 23.8 दिया हुआ है, माइनस पी एस कर देंगे बाय पी नॉट 23.8 कर देंगे, ये हो जाएगा 0.0173 हो जाएगा। जब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों को मल्टीप्लाई पहले तो ये हो जाएगा 23.8 माइनस पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.412 और यहां से जब पी एस को उधर लेके जाओगे तो माइनस पी एस प्लस पी एस हो जाएगा और इधर हो जाएगा 23.8 माइनस 0.412। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा और पॉइंट यहाँ 3 यहाँ 2। ठीक है, 23.888 ये जो है 23.388 ये जो रिजल्ट आया है वो सॉल्यूशन का आया है, जो कहा गया था सवाल में कि जब अब ये वाटर सॉल्यूशन बन जाएगा तो इम्प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा वो निकालने कहा गया था। तो रिलेटिव लोअरिंग निकाल ली, इतना आंसर। ठीक है, और वेपर प्रेशर जो हमारा सॉल्यूशन का बन रहा था वो इतना और वो आएगा mm ऑफ Hg में, ये चीज नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भारी सवाल नहीं था, बस यहाँ पर थोड़े से कॉन्सेप्ट की जरूरत थी। इंटेक्स 2.10 यानी कि इंटेक्स का 10वां सवाल है ये, जिसमें सवाल थोड़ा सा यहाँ पर अजीब लग रहा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो है 99.63 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इस बात को इग्नोर मत करिए कि ये 750 mmHg प्रेशर पर है। आप जानते हैं कि जो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है वो 760 mm ऑफ Hg होता है। और याद रखिएगा हम लोग जितना धरती पर है इसके ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज्यादा पड़ रहा है उतना ही वेपर निकलने में दिक्कत आती है लिक्विड के पार्टिकल, क्योंकि वो दाब के रखता है उसको पार्टिकल को। तो वेपर प्रेशर क्या बोलेंगे? कम है। ठीक है ना, और ज्यों ज्यों हम लोग ऊपर भागते जाएंगे तो ऊपर का प्रेशर घटते जाएगा, वेपर का प्रेशर निकलते जाएगा। मतलब कि ऊपर से प्रेशर नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, ये आराम से हल्का सा गर्म कर दो, हो वेपर यहां से रिलीज होने लगेगा। दैट मींस ये हो गया कि वेपर का अमाउंट बढ़ जाएगा ऊपर के प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के घटने के साथ साथ। समझे बात को, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है जो लिक्विड के पार्टिकल को दबा के रखता है कि नहीं तुमको वेपर बनने नहीं देंगे, तुमको ऊपर उड़ने नहीं देंगे। तो यहां पर कहीं पहाड़ पर जो है जहां पर कि प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का वो यहां धरती की तुलना में 10 mmHg कम है, मैंने 750 mmHg है। वहां पर जाकर के जब वाटर को बॉयल किया गया है तो देखा गया है कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वहां पर 99.63 डिग्री सेल्सियस है। अब कोई आदमी बोला कि जो कि नहीं यहां से पढ़ के गया था कि भैया पानी का जो है ना बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहां पर अपनी मम्मी जिद करने लगा कि नहीं मम्मी इस वाटर को ऐसा बना दो कि यहीं पर उसी पहाड़ पर उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस। तो मम्मी से चालाक थी, थोड़ी सी चालाक थी। क्यों चालाक थी? क्योंकि उन्होंने एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं वाटर में वैसे ही उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट उनका इंक्रीज हो जाता है। तो उनको इतना सुक्रोज यानी कि शुगर उसमें मिलाना है उस वाटर में वहीं पर, ताकि बॉइलिंग पॉइंट 99.63 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो बताओ कितना एलिवेशन करना चाहेगी? वो चाह रही है कि डेल्टा टी बी माने एलिवेशन कितने का हो, तो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स ये हो गया 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा
और यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, वो 0.37 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना चाहती है, तो वो कितना शुगर मिला है उसमें, आइए उसकी बात करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो पढ़े हैं। अब यही हमारा डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, के बी गुना मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो यहाँ ग्राम में दिया हुआ है, वाटर सॉल्वेंट है तो उसको थाउजेंड्स डिवाइड कर दिए हैं पर, ताकि हमारा किलोग्राम में ये कन्वर्ट हो जाए। अब देखो यहाँ पर केबी का वैल्यू वाटर के लिए फिक्स होता है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी गुना ये एन वेट बाय मोलर वेट हो जाएगा, सॉल्यूट के लिए है वेट बाय मोलर वेट, ठीक है ना, यानी जो सुक्रोज मिला रहे हैं उसका वेट बाय उसी का मोलर वेट। सुक्रोज का फॉर्मूला जानते करते हैं C12H22O11 होता है, तो उसका मोलर वेट जो होगा 342 हो जाएगा, वो आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, जोड़ के दिखा देंगे हम। इनटू ये हो जाएगा 1000/W हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ पर वेट निकालना है, सुक्रोज का W निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टी बी गुना M गुना W बटे ये हो जाएगा हमारा के बी इंटू 1000, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा टी बी पता है हम लोगों को, एम मोलर मास जो होगा ये सुक्रोज के लिए C12H22O11 देखोगे तो ये 12 गुना 12 144 करोगे, प्लस 22 करोगे, प्लस 16 गुना 11 176 करोगे, तो ये 342 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा दिया हुआ है 500 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद केबी की बात करें तो वाटर के लिए केबी का मान 0.522 होता है। ये वाटर के लिए जो इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट है उसका मान 0.522 होता है। तो आप पुट करते हैं यहाँ पर डेल्टा टीबी का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब निकाल लिए हम लोग, यहाँ पर 0.37 डिग्री सेल्सियस है, इनटू यहाँ पर मोलर वेट जो है हम लोग करेंगे, तो ये मोलर वेट हमारा हो जाएगा 342 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया 500, डिवाइड कर देंगे केबी से तो 0.522 इनटू 1000 यहां पर हो गया 1000, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए कि ये हमारा ये जो है ना 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 से 171 बार में कट जाएगा। उसके बाद जो है जैसे ये पॉइंट उड़ाओगे और ये पॉइंट उड़ाओगे तो इसका 1000 ऊपर में, इसका 100 नीचे में, तो कट के यहां पर 10 बच जाएगा। तो 37 इंटू 171 इंटू 10/522 करोगे तो ये रिजल्ट देगा 121.7 ग्राम, ये रिजल्ट देगा। प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो टेक्स्ट 2.11 से, जिसमें क्वेश्चन जो कहता है वो है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, जैसे कि आजकल कोरोना का सीजन चल रहा है, बहुत ही ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत है लोगों को, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग जो है विटामिन सी खाते हैं, जिसमें कि विटामिन सी को ही केमिकल नेम में एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H8O6 दिया हुआ है। कहता है कि इस विटामिन सी को यानी एस्कॉर्बिक एसिड को डिसॉल्व करना है हम लोग को 75 ग्राम एसिटिक एसिड में, और इतना विटामिन सी डालना है कि इस एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यूं समझा दूं मैं कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम ही होता है। जैसे वाटर के लिए अगर हम बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये हो गया कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट एक बाउंड्री होता है, जिसके ऊपर मान लीजिए अगर मेल्टिंग हो रहा है तो उसके नीचे फ्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि केएफ का मान केल्विन के टर्म में होता है और यहाँ डिग्री सेल्सियस है। आपको कि सर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि भले ही हम लोग जो है डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाने के लिए हम लोग 273 ऐड करते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो बढ़ोतरी होती है या कमी आती है वो बिल्कुल सेम आती है। अगर 0 से 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वहां पर जो है ना 273.15 से
274.15 ही होगा, मतलब कि इधर एक बढ़ेगा तो उधर भी एक ही बढ़ेगा, इधर एक घटेगा तो इधर भी एक ही घटेगा। तो डिप्रेशन या जो क्या कहते हैं डिप्रेशन कमी या बढ़ोतरी जो होती है, एलिवेशन जो होता है, वो डिग्री सेल्सियस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही वैल्यू डिग्री क्या कहते हैं केल्विन में भी होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को वो मास निकालना है एस्कॉर्बिक एसिड का जो रिक्वायर्ड होगा 75 ग्राम एसिटिक एसिड के अंदर डाल करके उसका मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करना, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस्ड करना, कम करना है कितना से 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट का ये सवाल है, जिसमें कि हम लोग यहां जानते हैं कि डेल्टा टी एफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हम जानते हैं ये भी कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के एफ आता है, जिसको कि हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। और मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होता है। सॉल्वेंट का वेट यहाँ पर ग्राम में है तो आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट, और ये सेमी फ्रैक्शन अपोजिट उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट है यानी एस्कॉर्बिक एसिड, और कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट है यानी कि एसिटिक एसिड। ठीक है, और यहां से हमको फाइंड आउट करना है एस्कॉर्बिक एसिड का मास, हम लोग को यहां पर फाइंड आउट करना है, जिसमें कि ये मास डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमको स्मॉल डब्ल्यू निकालना है, यानी कि हमको जो निकालना है वो स्मॉल डब्ल्यू निकालना है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा तो यहां पर क्या है डेल्टा टी एफ इंटू ये एम हो जाएगा इंटू ये कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये के एफ इंटू 1000, ये आ जाएगा नीचे, ये दोनों चल जाएगा ऊपर, डब्ल्यू रह जाएगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि हमें क्या सब निकालना है। डेल्टा टी एफ वो दिया हुआ है यहां पर हम लोग को 1.5 डेल्टा टी एफ, ये हम लोग को 1.5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। स्मॉल एम की बात करें तो स्मॉल एम माने कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, यहां पर C6 है तो यहां पर 12 गुना 6 हो जाएगा, प्लस H8 है तो 1 गुना 8 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 6 है तो 16 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 8 प्लस 96, तो ये हो जाएगा हमारा 6 2 8 8 16 9 7 16 17 176 ग्राम पर मोल, ये मोलर वेट आ गया। एम निकल गया। कैपिटल डब्ल्यू हम लोग को यहां पर दिया हुआ है, कैपिटल डब्ल्यू कितना है तो ये है 75 ग्राम, और के एफ का वैल्यू तो यहां पर दिया हुआ है ही, देयरफॉर यहां पर हम लोग डब्ल्यू अगर निकाले एस्कॉर्बिक एसिड का तो वो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे एम से 176 मल्टीप्लाई कर देंगे डब्ल्यू से 75 डिवाइड कर देंगे के एफ से, और ये है 3.9 डिवाइड कर देंगे यहां पर 1000 से, तो ये हो गया। ठीक है, अब आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ जाएगा, 3 से 3 5 जा 15, 3 से 13 टाइम्स में ये मल्टीप्लाई होगा। 75 यहाँ पर 25 से कटेगा तो 3 टाइम्स में 25 से यहाँ पर 40 टाइम्स में ये जाएगा, और ये 4 से 10 टाइम्स में जाएगा, ये 4 से जाएगा हमारा 4 4 जा 16 4 4 जा 16, ये इतना जाएगा। ठीक है, 2 से हम लोग कटा सकते हैं, 2 से 5 टाइम्स में, 2 से यहाँ पर 22 टाइम्स में ये जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 5 जा 110, 3 जा ये हो जाएगा 330, डिवाइड कर देंगे 3 5 जा 65 से, ये हो जाएगा रिजल्ट हमारा 5.08 ये ग्राम में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को आंसर निकल गया कि अगर हम 5.08 ग्राम अगर हम एस्कॉर्बिक एसिड 75 ग्राम एसिटिक एसिड मिलाते हैं तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट जो है एसिटिक एसिड का वो डिक्रीज हो जाएगा, कितना डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, ये यहां पर समझ ले कि सिंपल लैंग्वेज में सवाल को जितनी अच्छी तरीके से समझ लेंगे हम लोग, उसके पिक्चर को माइंड उतार लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे पिक्चर को कि हमारा सवाल का पिक्चर ये था और मसाले ये सब थे। अगर हमारा पिक्चर और मसाला तैयार हो जाए, सवाल बनाने में कोई देरी नहीं लगती है। तो सवाल बनाते समय अच्छे सवाल को पढ़े, उसके बाद जाकर के जितना अच्छा सवाल को पढ़िएगा उतने कम टाइम लगेगा आपको सवाल बनाने में। अगर हड़बड़ी में कोई आदमी सवाल का एक लाइन पढ़ता है और सवाल बनाना स्टार्ट कर देता है तो उससे वो बाद में दिक्कत हो सकती है, सवाल बनाने में टाइम भी अधिक लग सकता है और फिर बनाते समय गलतियां भी हो सकती है, जिसके कारण उसका टाइम लॉस भी हो सकता है। के इंटेक्स 2.12 के बारे में, जिसमें सवाल करता है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। पास्कल में ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, किसका निकालना है?
तो जो कि एक सॉल्यूशन बनाया गया है उसके द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, एक सॉल्यूशन के द्वारा एक्सर्ट किया गया ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। जाहिर सी बात है वो सॉल्यूशन कैसे बनाया गया है, तो वो सॉल्यूशन बनाया गया है हम लोग का 450 मिलीलीटर वाटर लेकर के एक ऐसे पॉलीमर जिसका मोलर मास 1,85,000 ग्राम पर मोल होगा, उस मोलर मास वाले पॉलीमर का 1 ग्राम लिया गया है, ठीक है ना, 1 ग्राम लिया गया है इतने मोलर मास वाले पॉलीमर का, और उसको 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 450 मिलीलीटर वाटर में मिला दिया गया और एक सॉल्यूशन बना दिया गया। और सवाल यही कहता है कि उस सॉल्यूशन के द्वारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया जाएगा यानी कि एक्सर्ट होगा, उस ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू पास्कल में बताओ। तो प्यारे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए अगर हम वार्न्स हॉफ लॉ को देखें, वार्न्स हॉफ लॉ में थे 3 लॉ थे, वार्न्स ऑफ बॉयल्स लॉ, वार्न्स ऑफ चार्ल्स लॉ, वार्न्स ऑफ एवोगाड्रो लॉ, तीनों को कंबाइन करके बनाया गया था स्टेट्स ऑफ मैटर वाले गैस लॉ इक्वेशन के जैसा। यहां पर पाई इज इक्वल टू CRT बनाया गया था, या फिर यू कह दे पाई भी इज इक्वल टू NRT, जैसे कि P भी इक्वल टू NRT आप लोग पढ़े हैं। तो यहां पर C क्या है, तो C है मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर के रूप में होगा। तो यहां पर ये हो जाएगा पाई इज इक्वल टू N/V इंटू RT। और N क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल होता है, यानी वेट बाय मोलर वेट होता है। तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा हमारा पाई इज इक्वल टू वेट बाय मोलर वेट, नीचे में ये V भी रह गया और ये यहां पर R हो गया और क्या हो गया, T हो गया, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू WRT बटे MV ये निकाले हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर W हमको दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर यहाँ पर 1 ग्राम हम लोग को दिया हुआ है। R का वैल्यू जो यहाँ पर होता है वो कई सारे रूप में वैल्यू होता है, जिसमें कि 0.08314 ये लीटर बार पर मोल पर केल्विन के रूप में होता है। तो ये बैरोमीटर बार के रूप में ये प्रेशर है और यही हमारा प्रेशर का यूनिट देगा। तो यहीं पर क्यों ना चेंज कर ले हम लोग, पास्कल में कन्वर्ट कर ले। आप जानते हो कि बार को जब पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्यारे बच्चों जब तुम 10⁵ से मल्टीप्लाई करोगे 0.08314 इंटू 10⁵, तो ये हो जाएगा लीटर पास्कल पर मोल पर केल्विन। और यहां पर तब ये हो जाएगा 2 जीरो को यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, 100 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8.314 और यहां 10⁻³ बचेगा, ये हो गया पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन। ये हमारा R का वैल्यू हो गया। T की बात करें तो T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में होगा। तो यहां पर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 में 273 हम सिंपली ऐड कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 7 3 10, 7 3 10 1 11, 310 केल्विन यहाँ टेम्परेचर हो गया। M की बात करें तो M मोलर मास दिया हुआ है 1,85,000 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद V की बात करें तो V हमारा 450 मिलीलीटर दिया हुआ है। इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा 450 बटे 1000 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इन सारे मान को यहां पर पुट करेंगे और आराम सवाल बनाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पाई इज इक्वल टू W हो गया यहां पर 1 गुना कर दिए यहां पर RT, R का वैल्यू हो गया 8.314 इंटू 10⁻3, T हो गया 310, ठीक है ना। देखिए यहां पर हम लोग जानते ही हैं कि जो हमारा पाई आने वाला है वो पाई प्रेशर है, पास्कल के रूप में आएगा। यूनिट सारा अपने आप कट जाएगा, खाली पास्कल का यूनिट बचेगा। नहीं तो आप यूनिट लेके भी सवाल बना सकते हैं, बाद में आप देखोगे खुद ब खुद देख लोगे कि सारा यूनिट्स कट जाता है, केवल पास्कल बचेगा आपका, ठीक है। नीचे में है M इंटू B, तो M के प्लेस पर 1,85,000 हो गया, V के प्लेस पर हो गया 450 बटे 1000, तो यहां 1000 से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया। और आप यहां पर क्या कर सकते हो, 1 जीरो से इसका 1 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। सवाल को क्विकली बनाने के लिए आप चाहते हो तो यहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। आप चाहोगे तो 31 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो लगभग 186 हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि 185 यहां पर ये 5.9 समथिंग में कटेगा। तो हम लोग चाहेंगे तो यहां पर अप्रोक्सीमेट करके यहां 6 बार में यहां कटा सकते हैं।
अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो यहां पर हम लोग 2 से अगर कटाएं तो 2 से 3 बार में ये कटेगा, 2 से कटेगा 2, 4 बार में 8, 2 4.1, फिर 5 बार में 10, 7 बार में 14, इतना कट गया। अब यहाँ फाइनली हम लोग निकालेंगे 4.157 10⁻³ बटे में हो जाएगा यहाँ पर 5 3 15, 4 3 12, एक 13 हो गया। और यहाँ पर हम लोग सिंपली जब इसको हम लोग कटा देंगे, यहाँ पर 10⁻³ को यहाँ पॉइंट से, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 अंक है, कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4157 बटे 135 हो जाएगा। और जब आप इसको फाइनली कटाओगे तो हमारा आंसर आएगा 30. यहाँ पर 9 के टर्म आएगा, 30.9 पास्कल लगभग में आएगा। ये अप्रोक्सीमेट में आएगा क्योंकि यहाँ पर आपने अप्रोक्सीमेशन लिया था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना सवाल को थोड़े से इजियर वे में बनाने के लिए थोड़े से अप्रोक्सीमेशन की ओर जा सकते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको एक्यूरेट में करना है तो आप यहां से स्किप कर सकते हो और यहां से खुद से केयर करके अपना सवाल बना सकते हो। लेकिन आई होप इतना ही आंसर आपको फिर भी आएगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि एनसीईआरटी के थ्योरीज और न्यूमेरिकल्स सारे के सारे यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। और आपके द्वारा पूछे गए सवाल, जो कमेंट में आप सवाल पूछते हैं, उसके लिए भी वीडियो बनाया जाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। आप चाहें तो अपना प्रॉब्लम जो भी होता है आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना करके आपके सामने रख देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।